जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। पिछले बार हमने सचिन नाथ सन्याल और उनके कुछ दोस्तों के बारे में चर्चा किया था। इस बार का हम विषय लेते हैं कुछ ऐसे ही और व्यक्तित्व हैं अपने राष्ट्रीय इतिहास में जो कि मतलब जनरली पढ़ने में बहुत कम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में। तो हम आज बात करेंगे कुछ व्यक्तित्वों की। उससे पहले आपने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा, INA। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। इसका नाम आपने सुना होगा। और इनके साथ इसकी स्थापना 1942। और इसके साथ आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस। मतलब बहुत तेज़ी से नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो आज हम थोड़ा सा INA मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी जानेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानेंगे, कैसे इसकी गठन हुआ और कौन कौन लोग थे इसमें। तो कैसे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई या फिर उन्होंने नहीं बनाई या फिर उनको कुछ बाद में विरासत में मिला या सौंपा गया, तो इस बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी से कुछ जानने से पहले अभी फ़िलहाल के लिए आप जान लीजिए सुभाष चंद्र बोस INA के मेन कर्ता धर्ता थे। ठीक है। उससे पहले हम आज बात करेंगे एक व्यक्तित्व की जो पिछले बार हमने चर्चा किया था, जो थे हमारे रास बिहारी बोस। ठीक है। इनका नाम आप ज़रूर 1912 के बमबार्डिंग केस में आपको याद आता होगा। पिछले बार हमने बताया था तो किस प्रकार रास बिहारी बोस ने बम फेंक के लॉर्ड हार्डिंग जो कि वायसराय था उसमें हमला किए थे और भाग निकले थे। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा रास बिहारी बोस के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या थे मतलब, तो ये क्लर्क थे कहाँ पे? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून। ये नौकरी वहीं पे करते थे। इसका मतलब ये ठीक ठाक ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। इनका जन्म की अगर बात करें तो जन्म हुआ है 1886 बंगाल में। ठीक है। अगर बात की जाए तो उस समय मतलब मोस्टली जो क्रांतिकारी लोग थे तो बंगाल के हुआ करते थे, फिर उसके बाद कुछ उत्तर प्रदेश के भी हुए। तो इस प्रकार से जन्म 1886 में हुआ। आप ध्यान रख सकते हैं कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। 1885 उसके एक साल बाद ही ये जन्म लेते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के रास बिहारी बोस का भी इतना ही आप जानिए कि ये व्यक्ति एक क्लर्क है। और क्लर्क कहाँ थे? तो देहरादून वन अनुसंधान केंद्र में, जो आज भी स्थित है देहरादून में, वहाँ एक क्लर्क या लिपिक थे। जन्म 1886 में हुआ, बंगाल। उनके माता पिता के बारे में हम नहीं बताएंगे कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए आप देख लीजिएगा। हम इनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा बता दिए। और इनके साथ एक व्यक्ति काम कर रहे थे, उनका नाम था बसंत विश्वास। ठीक है। तो बसंत विश्वास जी इनके साथ काम किया करते थे। इनके नौकर बोल लीजिए, नौकर या फिर दोस्त भी बोल देंगे, दोस्त। अब बात ये उन दिनों की है जब ये सब लोग नौकरी कर रहे थे। अब ये व्यक्ति थे, पहले ये एक संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे जो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, युगांतर। इसको आप ध्यान रखिएगा। युगांतर नामक संगठन से जुड़े हुए थे, संगठन क्रांतिकारी। ये युगांतर संगठन क्या था? युगांतर संगठन, इसके पहले हमने HRA देखा, HRA के भी पहले अनुशीलन समिति देखा, वैसे ही कुछ करके युगांतर भी था, जिनमें ये सब लोग जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी लोग, जो अलग अलग भावनाएं फिर उसमें भी बट गई थी, इसलिए युगांतर थे, सब लोग जुड़े हुए थे। एक दिन बात ये होती है
एक कोई बंगाल के व्यक्ति होते हैं, उनका नाम तो अभी मैं भूल रहा हूँ, तो शायद जतिन बनर्जी। तो जतिन बनर्जी एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने रास बिहारी बोस से मिले और बोले, क्या यार रास बिहारी, तुम क्या अपनी ज़िंदगी क्लर्क की नौकरी करते करते ही गुजार दोगे, कुछ देश के लिए भी करोगे? अब रास बिहारी बोस थे पहले से ही क्रांतिकारी आदमी, तो उनको मन में ये बात लग गई कि अरे यार सही बात है, हम क्या क्लर्क की नौकरी ही करते करते अपनी ज़िंदगी बेकार कर देंगे क्या? तो उन्होंने सोच लिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारा नाम हो। अब ये क्या हुए, रास बिहारी बोस और ये आपके बसंत बिस्वास, इन्होंने एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में थे ही, पर ग्रुप एक किसी काम को अंजाम देने के लिए बनाया गया। तो क्या करते हैं ये, इनमें ग्रुप में एक नाम थे बाल मुकुंद, आप ध्यान रखिए, बाल मुकुंद बसंत कुमार, ठीक है, ये ग्रुप था इनका। और 2-3 नाम और है, हमको अभी ध्यान नहीं रहा, कोई अमीर चंद, मास्टर अमीर चंद्र, ठीक है, और एक और कोई व्यक्ति था। तो इन्होंने क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, रास बिहारी बोस लीडरशिप करते हैं कि हम कुछ करेंगे। एक अवध बिहारी थे, अवध बिहारी, ठीक है। तो ये 4-5 लोग मिल के क्या करते हैं कि एक मतलब मन ही मन सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि देश में हमारा नाम चले और अंग्रेज़ों को डर लगे हमसे। तो इनको पता चलता है इस कि 1912 के आसपास की कहानी चल रही है। तो इनको पता ये चलता है कि कल लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत का वायसराय है, लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय है। ये 1910 से 16 तक था, तो वायसराय है। तो ये अपना रथ यात्रा निकाल रहा है अपने पूरे बाजा गाजा हाथी घोड़े सैनिक के साथ। तो क्या करते हैं, अब हम इसका कुछ गड़बड़ करते हैं। तो इन्होंने सोच लिया कि हम इसके ऊपर बम फेंकेंगे। रास बिहारी बोस ने सब को इकट्ठा किया, बोले कि हम इसके ऊपर बम फेंकेंगे जिससे वायसराय मारा जाएगा और ये लोग डर जाएंगे। अब बोला बम फेंकेगा कौन? तो इन सब में बहुत ही थोड़ा मतलब जोशीले और थोड़ा निडर व्यक्ति थे, बसंत बिस्वास। बोले हम फेंक देंगे भाई, तुम लोग क्यों डर रहे हो? बोले ठीक है, तुम ही फेंक देना। बोले ठीक है। अब 1912, इसके पहले एक चीज़ हम और बता दें, आपको कई बार बता चुके, 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता टू दिल्ली हो चुकी थी, ठीक है। इससे काफ़ी गुस्साए हुए थे बंगाली, खासकर गुस्साए हुए थे कि अरे यार हमारे मतलब क्षेत्र से दिल्ली क्यों राजधानी कर दी गई। और वहीं 1911 में घटना हुआ था कि जॉर्ज पंचम भारत आया था, तो उसमें जनगण मन गाया गया था, ठीक है, जनगण मन। उसके बोलते हैं कि मतलब उसके सम्मान में जनगण मन गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। इसमें ये भी बोला गया था जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग विधाता। तो मतलब आप जनगण मन भारत के भाग विधाता हो, ऐसा कुछ करके है। कुछ लोग इसको गलत भी बोलते हैं कि नहीं, इसका ये अर्थ निकालना गलत है। तो कुल मिला के यही कि 1911 में राजधानी बदली गई थी, उनका भव्य स्वागत हुआ था। और हम भारतीय केवल दर्शक बस थे, पूरा करता धरता अंग्रेज़ थे। तो इस तरह से 1912 आ गया। 1911 में ये हुआ, तो उसी के मतलब फिर 1 साल बाद लॉर्ड हार्डिंग जो कि वायसराय था, वो भी अपना माहौल जमाना चाहता था। तो पूरे सब सैनिक सब के साथ चल दिया। ये चांदनी चौक से यात्रा निकल रही थी, ठीक है। अब इधर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे 5 लोग। अब बसंत कुमार क्या करते हैं, बसंत कुमार जी थोड़ा व्यक्ति थे खतरनाक वाले। तो उन्होंने क्या, साड़ी पहन लिया। अब साड़ी क्यों पहना? साड़ी इसलिए पहना कि वहाँ खूब सारी भीड़ जमी थी, सब लोग उसको, भारतीय और जितने भी लोग थे, दर्शक थे अगल बगल रोड के, कि राजा है, वायसराय है हमारा, उसका अभी रथ यात्रा जाएगा। तो ये भी पहुँच गए साड़ी पहन के। अब इनका तो कुछ दूसरा ही कमाल था। अब साड़ी पहन लिए, मतलब औरत का रूप धारण कर लिए।
इसका मतलब यही था कि पहले से भी औरतों का रूप धारण करना बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब ऐसी औरतें जिनका इरादा थोड़ा गलत हो, सबको हम नहीं टारगेट कर रहे हैं कि औरतें गलत ही होती हैं। तो मतलब इनकी औरत का वेशभूषा बनाया गया, ये बन गए। अब साड़ी पहन के अपना बम समझो हाथ इधर उधर छिपा के ले गए और औरतों के बीच में गए, जहाँ सब औरतें खड़ी थी। औरतों के बीच जाके क्या करते हैं वहाँ, जैसे जब वो निकल रहा था तो उनकी लॉर्ड हार्डिंग की वो थी, मतलब पत्नी भी साथ में थी। तो ये लोग ये जाके यहाँ पे लिख देते बसंत कुमार, ये व्यक्ति जाके बोलता है कि देखिए उसका हीरा जवाहरात कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो सब औरतें वहाँ देखने लगती हैं। अब औरतों की एक ख़ास आदत ही होती है कि मतलब कहीं भी आप देखेंगे तो औरतों का चेहरा देखें कि ना देखें, लेकिन उनके गहने पे उनकी नज़र ज़रूर रहती है। तो इस प्रकार बसंत जी पहुँचे साड़ी के रूप बेस में, औरत के बेस में, और बोले कि उसका गहना देखिए कितना बढ़िया। जैसे ही सब औरतें वहाँ उधर देखने लगी तो बसंत जी मौका पाके उसकी गाड़ी पे बम फेंक देते हैं, ठीक है, बम। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, बम लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी में ना जाके उसके जो महावत था उसको लगा। इसका मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग बच गया। कुछ थोड़ा बहुत खरोच या फिर छर्रे वर्रे लगे, लेकिन कुल मिला के ही लॉर्ड हार्डिंग बच गया। अब बसंत जी क्या करें, अब इतना तो मौका रहता नहीं कि फिर से मारे हम उसके ऊपर। तो बसंत जी किसी वहाँ से भागे कि हो गया, जो होना था हुआ, बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार अगली बार देख लेंगे। तो इस प्रकार से बसंत जी वो बच गया, लॉर्ड हार्डिंग। अब बसंत जी भागे, और बसंत जी भाग के कहाँ जाएंगे, बंगाल। बसंत जी भाग के बंगाल चले गए। कहाँ चले गए, बंगाल। अब यहाँ सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत का राष्ट्रपति हो, भारत का प्रधानमंत्री, उसमें कोई हमला कर दे और उसको पकड़ना हो, तो मतलब कितना सारा सिक्योरिटी और कितनी सारी पुलिस आर्मी सब भेजी जाएगी। तो उसी तरह उस समय माहौल था। तो पूरा आदेश हुआ कि भाई जो है उसको पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा, ऐसा कुछ करके। तो अभी तो बसंत जी भाग गए और रास बिहारी बोस और ये सब चारों मित्र वो भी अपना निकल लिए। ये तो पहले ही निकल लिए, क्योंकि ठीक है, जैसे ही नहीं लगा उसमें बम उसकी गाड़ी में, तो भाग गए लोग कि बोले चलो अब हम लोग भी भागते हैं, क्योंकि पकड़े ही जाएंगे और कैसे भी पता चलेगा कि ये लोग भी शामिल है तो हम लोग को फिर जेल होना पड़ेगा। तो ये बंगाल भाग गए। रास बिहारी बोस जी अपना देहरादून भाग गए। ये लोग अपना इधर उधर छटक मुटक भाग गए। अब क्या हुआ, पुलिस लग गई पीछे। आपको पता है पुलिस जब तक ना किसी का पीछा करे तो बड़ी भले कुछ ना हो, लेकिन अगर पुलिस अपने मतलब औकात में बोल दिया जाए या फिर फॉर्म में आ गई तो कोई नहीं बच सकता। अभी उत्तर प्रदेश की घटना आप लोग से परे नहीं है, कुछ महीनों पहले क्या क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में, सबको आपको जानकारी है। उसमें क्योंकि कुछ पुलिसकर्मी अंग्रेज़ भी मारे गए थे, इसलिए उनको और ज़्यादा गुस्सा आया। तो फाइनली ये होता है कि बसंत कुमार जी को पकड़ लेते हैं। अब पकड़ कहाँ लेते हैं, अब ये घटना जो थी, हम इसको इसका सन भी हम याद रखेंगे, ठीक है, 1912 है ये, 1912 और 23 मई है। तो 23 मई, माफ़ कीजिएगा, 23 मई नहीं, 1912 23 दिसंबर की घटना है ये, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग बम केस, ये आप दिनांक के साथ भी याद रख सकते हैं। तो ये घटना उस दिन हुई थी और ये सब लोग, बसंत जी बंगाल भागे, ये सब लोग, ये तो देहरादून अपनी नौकरी में भाग गए और ये अपना। अब इसके बाद क्या होता है कि इनके पिताजी ख़त्म हो जाते हैं, बसंत जी के। तो अब अंत्योष्टि में आते हैं, तो वहीं पे किसी न किसी तरह खबर मुखबिर लगते हुए बसंत जी को पकड़ लिया जाता है अंत्योष्टि में, ठीक है। इतना हुआ बसंत जी कहानी की, बसंत जी अंत्योष्टि में अपने पिताजी के पकड़े जाते हैं। अब क्या हुआ, और अब
आते हैं हम रास बिहारी के बोस के कहानी में। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब रास बिहारी बोस जी जो कि कहाँ पहुँच गए थे, वो पहुँच गए थे वहाँ अपने नौकरी के प्लेस में, मतलब देहरादून। अब रास बिहारी बोस जी दिमाग से बहुत तेज थे, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा कि बम हार्डिंग केस में रास बिहारी बोस ने बम को नहीं फेंका था, अपितु उन्होंने प्लानिंग की थी, ठीक है। उसकी करता धरता थे बस। तो बसंत जी पकड़े गए, वो चारों लोग भी कहीं कहीं से पकड़े गए जो और मित्र थे। अब रास बिहारी बोस क्या होता है, रास बिहारी बोस वहाँ जाके देहरादून में बहुत चापलूस व्यक्ति थे रास बिहारी बोस, ठीक है, मतलब चालाक। उन्होंने एक सभा किया रास बिहारी बोस ने देहरादून में सभा, और वहाँ पे घोर निंदा किया, घोर निंदा, ठीक है। इस हमले की घोर निंदा की। जिस व्यक्ति ने भी सरकार के या फिर वायसराय के ऊपर हमला किया है तो सभा किए और वहाँ पे घोर निंदा किया कि जिसने भी ये हमला करवाया है वो काफ़ी गलत हुआ है, क्योंकि वायसराय के ऊपर हमला करना काफ़ी निंदनीय बात है। और इधर बसंत कुमार, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद को पकड़ लिया गया, ठीक है। ये बसंत हो गया। अब बाल मुकुंद, अवध बिहारी, अमीर चंद को फांसी दी गई कहाँ, दिल्ली के, अभी खूनी गेट इसको बोलते हैं, फिर खूनी दरवाज़ा, ये आपको दी गई, ये फांसी दी गई इनको 1915 में। दिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पे अबुल कलाम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये लोग व्यक्तियों को फांसी दी गई। बसंत को 3 दिन बाद दी गई थी फांसी, तो मतलब इनको 11 मई को दी गई थी, 1915 को फांसी दी गई थी बसंत कुमार को, और मतलब इसका 3 दिन बाद पहले मतलब 8 मई को इन लोग को फांसी दी गई थी। तो इस तरह इनकी कहानी हो गई समाप्त। बचे अपने रास बिहारी बोस जी। तो रास बिहारी बोस जी भी आ गए संदिग्ध में, और लोग मतलब पुलिस उनको पकड़ने के लिए जाने लगी। तो क्या करते हैं रास बिहारी बोस जी कि रास बिहारी बोस अब क्या निकल लेते हैं। अभी चल रहा था ये समय कहाँ, 1915 1914 की बात है। ये आपको ध्यान होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार का सीज़न चल रहा था, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार का सीज़न जब चल रहा था तो इसमें शामिल थे अंग्रेज़ भी। अब अंग्रेज़ों क्या किए कि अंग्रेज़ों जब शामिल थे तो यहाँ के भारतीय फ़ौज, ये आप देख लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं, वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें अंग्रेज़ भी शामिल थे, और अंग्रेज़ लोग के जो सैनिक थे वो मोस्टली भारत के थे। तो उस समय खूब सैनिकों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो आर्मी में ऐसे भर्ती किए जा रहे थे भारतीयों को कि उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ करता उस समय। तो मतलब कितने भी लोग जाओ, ट्रिगर जब दबाना है और बस मारना है या फिर मर जाना है। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार का चल रहा था। तो अब ये रास बिहारी बोस जी थे, और मतलब कौन थे ये लाला हरदयाल का नाम आप सुनेंगे। यूएसए में गदर पार्टी बनाए थे। तो ये व्यक्ति लोग थे तब उस समय इंडिया में। तो ये लोग क्या सोच रहे थे कि हम भारत मतलब इंग्लैंड को, अंग्रेज़ों को ऐसी फौज दें कि वो क्रांतिकारी वाली हो, कि अभी उनको लगे कि हाँ ठीक है हमारे फ़ौज में है, लेकिन बाद में वो लोग बगावत करके भारत की आज़ादी के बातें करें। तो ये लोग ऐसे मतलब सोच रहे थे फौजियों को हम दें। और उस समय कोई मतलब देख भी नहीं रहा था अंग्रेज़ अधिकारी की कैसे फ़ौज वाले हैं कि मतलब क्वालिफ़िकेशन। तो भर के जा रहे थे 1914 वर्ल्ड वार में भारत के सैनिक।
तो उसी समय क्या करते हैं, तो मतलब कुल मिला के अंग्रेज़ों का ध्यान जो था, अंग्रेज़ों का ध्यान वर्ल्ड वार फर्स्ट में लगा हुआ था। इधर भारत में कुछ कम लगा हुआ था। तो यहाँ भारत के लोग सोचते थे हम बगावत करेंगे। तो लोग कहते हैं कि अगर ये कुछ चीज़ें, कुछ योजनाएं अगर भारत में सफल हो जाती तो भारत 1915 में ही आज़ाद हो जाता है, 1915-14 में वर्ल्ड वार के टाइम में। लेकिन कुछ आपको पता ही है कि भारत में मतलब गद्दारों की कमी नहीं थी। तो उस समय भी कुछ गद्दार रहे होंगे जिन्होंने भारत के प्लानिंग को, क्रांतिकारियों के गड़बड़ किया था। तो इस तरह से 1914 की कहानी चल रही थी। अब रास बिहारी बोस जी इधर अपने निकल लेते हैं कहाँ। जब पता चल गया अंग्रेज़ों को कि रास बिहारी बोस थे बम्बार्डिंग केस के मेन करता धरता, तो निकल लेते हैं कहाँ, ये इधर पड़ता है आपका जापान। तो रास बिहारी बोस जापान गए। अब रास बिहारी बोस जापान जाते हैं, पीएन ठाकुर के नाम से वीज़ा वगैरह बनवाते हैं। और पीएन ठाकुर कौन थे? पीएन ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। तो उनके नाम पे वो पहुंच गए कहाँ? जापान। जापान पहुंचते हैं, जापान पहुंच के अब किसी तरह यहाँ भी जापान में भी अंग्रेजी जो दूतावास होता है, अंग्रेजी दूतावास को पता चल गया कि जो ये व्यक्ति पीएन ठाकुर करके आया है अपने जापान में, वो पीएन ठाकुर नहीं बल्कि बम हार्डिंग केस वाला ये रास बिहारी बोस है। ठीक है। तो अंग्रेज़ों को जब पता चल जाता है कि दूतावास में कि ये वही व्यक्ति है, तो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इसको एंट्री नहीं दिया जाए। ठीक है। तो वो एंट्री उनको वहाँ पे नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं वो रास बिहारी बोस जी, वहाँ के एक जिनको लौह पुरुष बोला जाता था जापान के, उनके लौह पुरुष का नाम हमको तयोमा। ठीक है। ये मिले किससे? तयोमा। ये आयरन मैन जाने जाते थे वहाँ के। तो उनसे ये मिले तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यवहार तयोमा के साथ इनका था। तब के पीएन ठाकुर या फिर रास बिहारी बोस बोलें तो तयोमा काफ़ी प्रभावित हो कि व्यक्ति तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है। तो धीरे धीरे 5-6 महीने में काफ़ी प्रभावित किया तयोमा को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तयोमा से मिलने के बाद अब रास बिहारी बोस वहाँ रहने लगे धीरे धीरे। तयोमा ने क्या किया कि अभी मतलब आधिकारिक रूप से नहीं रह रहे हैं वहाँ, एक वहाँ फिर क्या था, ये रास बिहारी बोस व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन, व्यापारी के यहाँ रहने लगे। क्या करते थे ये? खाना बनाते थे, कुक का काम रास बिहारी बोस जी किया करते थे। एक व्यवसायी थे, वो उसको सोया दंपति बोलते हैं, सोया कपल्स। ठीक है। सोया या सोमा कपल्स, ये जापानी शब्द है थोड़ा। तो सोया कपल्स यहाँ रास बिहारी बोस जी करने लगे, कुक का काम करने लगे। बहुत ही अच्छा डिश बनाते थे रास बिहारी बोस का। अभी भी मतलब बोलते हैं कि जापान में अगर जाओ तो रास बिहारी बोस की वो डिश आपको खाने को मिल जाएगी। तो मतलब जापानी डिश था प्लस इंडियन डिश, ये मिला के वहाँ पे ये रास बिहारी बोस जी बनाते थे। काफ़ी फेमस है, नाम तो अभी नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते तो मिलेगा। कुल मिला के मतलब इंडियन कोई करी था और जापानीज करी। तो इस समय अब रास बिहारी बोस जी इनके यहाँ रहने लगे। अब इनकी सोया की एक पुत्री थी। अब आप लोगों को कहानी समझ ही आ गई होगी पुत्री का आते कि अब हम क्या बताने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। तो इनका पुत्री से फाइनली विवाह हुआ। अब बीच में लव स्टोरी चली कि नहीं चली ये कहीं लिखा नहीं है। लिखने वाले फिर किताबों में तो ये मिलता है कि ये जो आयरन मैन तयोमा थे, इन्होंने रिकमेंड मतलब सिफारिश की थी कि इससे व्यवसायी से कि आप रास बिहारी बोस जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, खाना भी बढ़िया बनाते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने पुत्री का विवाह रास बिहारी बोस से कर देते हैं। तो फिर ये व्यक्ति
सोया कपल्स भी बोलता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि तो हम कर देते, वैसे है तो ठीक है ठाक। तो अब थोड़ा सा हम अपनी बेटी के बारे में जान लेते हैं कि उसका क्या राय है। तो अब आप जब मम्मी पापा को पसंद है, इनको भी पसंद है, अब बेटी भी वहीं रहती है, उनके यहाँ खाना बनाते हैं, तो कौन किसको नहीं पसंद आएगा। तो पुत्री भी हाँ करती है। तो इस तरह से विवाह हो गया। तो जापानीज के साथ इनका विवाह हो गया राज बिहारी बोस का। राज बिहारी बोस का जो विवाह करने का मेन उद्देश्य था कि हम जापान की नागरिकता ले लें। तो इस तरह से वो जापानी लड़की से शादी करने में सफल हो गए। तो राज बिहारी बोस के यहाँ शादी हो गई, बाजा बज गया, बारात चली गई, आ गई। अब ये साथ रहने लगे। फिर जाके 1923 में फाइनली इनको क्या मिला, नागरिकता। कहाँ की? जापान में। और पुत्री ने इनमें इतना ऐसा इफ़ेक्ट डाला कि भारतीय भाषा से ज़्यादा ये जापानी जानने लगे। तो कुल मिला के यही कि फुल राज बिहारी बोस जी जापानीज हो गए, बाई लुक नहीं, बाई कल्चर, बाई लैंग्वेज, ये सब जापानीज हो गए। तो इस तरह राज बिहारी बोस जी जापानीज बन गए। अब उनका काम धाम जो सब कुछ था जापान में हो गया, नागरिकता मिल गई उनको। बाद में इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। जो पुत्र जो है तो सेकेंड वर्ल्ड वार में मारा गया था। और जो पुत्री थी उनका जिक्र मिलता है कि अभी कुछ दिनों तक जिंदा थी, नाम तो हमको याद नहीं है। तो इस तरह से इनकी राज बिहारी बोस जी की कहानी चल रही है। अब राज बिहारी बोस जी मेन अब उद्देश्य चालू होता है। मेन उद्देश्य इनका क्या था? भारत के लिए स्वतंत्रता। इन्होंने 16 पुस्तकें लिखी। किसमें? 16 पुस्तकें जापानीज भाषा में भी लिखी। और यहाँ तक कि ये 16 नहीं, यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि ये रामायण को जापानीज में ट्रांसलेट किए थे। ठीक है। अब इस तरह से ये अपना काम धाम कर रहे हैं। और तब तक इनकी वाइफ गुजर गई है। ठीक है, वाइफ गुजर चुकी है, बच्चे और बच्चियां बस थे। तो ये क्या करने लगे, अब एक इन्होंने पत्रिका निकाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यू एशिया पत्रिका राज बिहारी बोस जी ने निकाला। जिसमें क्या होता था कि भारतीय, मतलब ये लिखा करते थे कि भारतीयों को आज़ादी कैसे मिले, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनडायरेक्ट रूप से ये सम्मिलित थे। कुल मिला के देखा जोखा ये कि राज बिहारी बोस जी जापान गए, जापान में शादी की, पत्नी कुछ दिनों बाद मरी, कुछ सालों बाद मरी गई। 1923 में नागरिकता मिलने के बाद खैर मर गई। एक बच्ची हुई। तो बच्चा भी सेकेंड वर्ल्ड वार में मारा गया। इन्होंने 16 किताबें लिखी, जापानीज लैंग्वेज में थी। रामायण को ट्रांसलेट किया जापानीज में। न्यू एशिया नामक पत्रिका चलाई जिसमें आंदोलनों का जिक्र होता था। अभी टोक्यो, ये है अपना जापान के टोक्यो में क्या किए, पहली बार सभा किए। ये क्या करते थे, 1857 में जो पहली बार क्रांति हुई थी, क्रांति का उदय हुआ था, जिसमें मंगल पांडे लोग थे शामिल, वही पहली बार फांसी चढ़े थे। तो इसका हर साल ये वर्षगांठ मनाया करते थे आज़ादी के नाम पर, कि ये हमारी आज़ादी की वास्तविक शुरुआत थी क्रांति की। तो इस तरह से वो टोक्यो में हर साल मनाया करते थे। और फिर इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। कहाँ पे? टोक्यो। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का मेन उद्देश्य यही रहता था कि जापान में रह के भारतीयों के लिए आज़ादी की मांग करना। टोक्यो सम्मेलन हो, अब ये टोक्यो सम्मेलन, फर्स्ट टोक्यो सम्मेलन, सन
सन 1942 में टोक्यो सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें खूब सारा भाषण दिया गया रास बिहारी बोस जी के, कि हम भारतीयों के लिए दिया गया कि हम भारत के लोगों की आज़ादी चाहते हैं। और मतलब जापान के में थे ही, तो जापान क्या था उस समय, अंग्रेज़ जो थे हर जगह कब्जा किए थे, तो जापान भी मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से अंग्रेज़ों का दुश्मन ही था। तो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए अपना अलग से किया करते थे, माहौल बनाया करते थे कि हम भारत के आज़ादी में काम आएंगे। और दूसरा जो सम्मेलन किए, दूसरा सम्मेलन ये यहाँ पे पड़ता है थाईलैंड, ये थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में किए थे ये 1900, मतलब पहला सम्मेलन रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आज़ादी के लिए 1942 में किया, और दूसरा जो किया था वो किया था 1942 में ही थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के सफ़ेद हाथी बहुत फेमस है। ठीक है, ये जैसे ये वाला आंदोलन मार्च में किए थे, ये अपना जून में किए। तो इस तरह से रास बिहारी बोस जी वहाँ आज़ादी के बिगुल बजा रहे थे, जापान में भी रह गए। तो अब ये हो गई कहानी। अब धीरे धीरे इनकी उम्र जो है मतलब हो ही रही थी। 1942 आप सोच लीजिए, 1886 के पैदा हुए हैं, जोड़ लीजिए आप 6 या 8, लगभग 58 साल के हो चुके थे रास बिहारी बोस जी। अब इधर क्या चल रहा था, ये भारत में देहरादून सैनिक स्कूल में एक व्यक्ति पढ़ रहा था, उसका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। क्या करते हैं, अब अंग्रेज इधर कैप्टन मोहन सिंह सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था, बहुत ही जोशीला व्यक्ति था। इसको क्या करते हैं, ये अंग्रेज अपने अंग्रेज थे पहले, ठीक है, बाद में हुए जो बेकार अंग्रेज थे, पहले तो ये सब लोग अपने अंग्रेज माना करते। तो अपने अंग्रेज़ों ने कैप्टन मोहन सिंह को नेतृत्व दे के ये इधर यहाँ पड़ता है सिंगापुर, यहाँ एक सिंगापुर नामक द्वीप जगह पड़ता है। तो यहाँ क्या किए, यहाँ जापानी लोग रहा करते थे, यहाँ सब जापान पे कब्जा हो गया था धीरे धीरे। ठीक है, तो कैप्टन मोहन सिंह को सिंगापुर में जो जापानी सैनिक थे उनसे लड़ने के लिए भेजा गया कुछ सैनिकों के साथ। तो लगभग 90,000 सैनिकों के साथ कैप्टन मोहन सिंह सिंगापुर आए। अब सिंगापुर आते हैं कैप्टन मोहन सिंह, तो यहाँ पे जापान बहुत ही शक्तिशाली था। तो जापान लोगों ने इनको, कैप्टन सिंह को खूब धर पकड़ के दे, बोले कहाँ आए भाई, एक तुम्हारा इंडियन व्यक्ति हमारे जापान के साथ है, तुम कहाँ अंग्रेज़ों के साथ है। तो इनको खूब पिटाई किया और उनको अपने उसमें शामिल कर लिया। कैप्टन मोहन सिंह को जापानीज ने बोला कि अब बताओ तुम हमारे लिए रहोगे या फिर बंदी बन गए। तो कैप्टन मोहन सिंह थोड़ा होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि यार बंदी रहने से अच्छा ये बात है कि हम खुद ही एक मतलब सेना बना लेते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हैं। अब जापानीज लोगों से तो हार चुके ही हैं। तो फिर अब यहीं पे जापानीज लोगों से बंदी बन के कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया कि बोले ठीक है हम बनाएंगे सेना, जिसके बोले ठीक है तुम बना लो भैया, और अपना उसका सेनापति बन जाता। तो फिर INA, ये जो है INA 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया, उसका नाम दिया इंडियन नेशनल आर्मी, इसका संस्थापक। तो अभी जाके आपको कहानी थोड़ा सा क्लियर हुई होगी कि INA का संस्थापक एक्चुअल में कौन था। तो कैप्टन मोहन सिंह, संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह 19 सिंगापुर में। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी कि INA की स्थापना कहाँ हुई, तो सिंगापुर में हुई। कौन थे, मोहन सिंह। कब हुए, 1942 में। तो इस तरह से इनके पास सैनिक थे, जापानी भी हो गए थे, अंग्रेज भी हो गए, तो ये सब इंडियन भी थे। तो कुल मिला के लगभग 90,000 1 लाख के बीच में सैनिक थे। तो 40,000 लगभग इंडियन थे, 50,000 जापानीज, इस तरह मिला के ये बढ़िया INA का गठन हो गया। INA के गठन करके ये अंग्रेज के विरोधी लड़ रहे थे।
मतलब अंग्रेज़ों के विरोध में हो गए थे, क्योंकि जापान भी अंग्रेज़ों के विरोध में था। उस समय ये नहीं था कि हम इंडिया के विरोध में हैं, वो केवल अंग्रेज़ों के विरोध में था। ये तो इंडिया देश है, इसलिए इन्होंने INA का नाम रख दिया था इसका। अब इस तरह से क्या हुआ कि अब कैप्टन मोहन सिंह इसके करता धरता सब कुछ बन गए। अब कुछ समय बाद देखो, जैसे जापानीज लोग के साथ मिल तो गए थे, लेकिन इन्होंने नाम क्या रख लिया था, INA। अब धीरे धीरे खट्ट पिट हुआ। कुछ सालों बाद जापानीज इंडियन थोड़ा बात नहीं बनी, तो कैप्टन मोहन सिंह को जापानीज लोगों ने बंद कर लिया, जेल में डाल दिया, गिरफ्तार कर लिया। बोले भाई तुम चलो, तुम ज़्यादा होशियार बनते हो, अपने इंडिया के लिए लड़ रहे हो, हमारा जापान का नाम कुछ नहीं कर रहे हो। तो कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लेते, तो अब इनको जेल में डाल देते कैप्टन मोहन सिंह को। तो लगभग ये कैप्टन मोहन सिंह काफ़ी दिनों तक जेल में रहे। तब तक ये व्यक्ति जो है, ये जापानी जो मतलब हाई कमान थे, इन्होंने रास बिहारी बोस को INA का कमान सौंप दिया। ठीक है, तो रास बिहारी बोस को INA का कमान संभाल दिया। अब INA का कमान संभाल दिया कौन, रास बिहारी बोस जी। रास बिहारी बोस जी की अब उम्र हो चुकी थी, लगभग मतलब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लगभग बूढ़े होने की श्रेणी में आ गए थे। तो अब रास बिहारी बोस को क्या लगा कि अब हमको INA, कैप्टन मोहन सिंह तो जेल में है, रास बिहारी बोस को लगा कोई व्यक्ति जो है, जो इस INA को बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकता है, अच्छा इसको मार्गदर्शन दे सकता है, तो वो है, उस समय तब तक पहुंच गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब सुभाष चंद्र बोस उस समय गए हुए थे कहाँ पे, इधर यहाँ जर्मनी पड़ता है, जर्मनी गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ जापान थे, जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने कि भाई हिटलर तुम हमारा कुछ हेल्प करो और हम अंग्रेज़ों को भगाने में मदद करो। खैर हिटलर ने नेताजी की सुनी नहीं थी, तो किसी तरह मतलब रास बिहारी बोस ने ये अपना खबर सुभाष चंद्र बोस जी को पहुंचाते हैं कि भाई हम यहाँ थोड़ा सा मतलब अब हमारी तबीयत सही नहीं है, आप आओ और इंडियन नेशनल आर्मी की आपके ज़रूरत है। तो सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ से आते हैं जर्मनी से। सुभाष चंद्र बोस की कहानी हम अलग से पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस का कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में रोल है। तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से आते हैं और 4 जुलाई, ये डेट 4 जुलाई को INA सुभाष चंद्र बोस जी को रास बिहारी बोस जी सौंप देते हैं। अब सुभाष चंद्र और ये जर्मनी से यहाँ तक सोचो स्टीमर से आया जाया करते थे, उस समय स्टीमर से आए थे। ठीक है, यहाँ ये सिंगापुर के आसपास, सिंगापुर। तो 4 जुलाई सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। 4 जुलाई आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, USA का स्वतंत्रता दिवस था। ठीक है, अमेरिका आज़ाद हुआ था 4 जुलाई को। सन आप कमेंट बॉक्स में देखिए, कर दीजिएगा कौन से सन को 4 जुलाई को USA आज़ाद हुआ था। और USA थोड़ा सा बीच की एक हम कहानी और आपको बताते हैं कि जापान और अमेरिका की नहीं बनती थी आपस में, उनके बीच में गड़बड़ माहौल था। उसका रीज़न ये था कि 1900 जब लगभग मतलब 1941, ये यहाँ साइड में देख लीजिए, 1941 बर्न हार्बर एक बंदरगाह था अमेरिका का, उसमें जापान ने अटैक किया था। तो उससे काफ़ी गुस्साया हुआ था, मतलब लगभग अमेरिका बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था कि जापान की इतनी हिम्मत कि हमारे बंदरगाह पे हमला करे। तो उसी के प्रतिशोध में सन 1945 हिरोशिमा नागासाकी जापान में
एटम बम गिराया था। ठीक है, उसका बदला 1941 के बर्न हार्बर बंदरगाह में जो कार्रवाई की गई थी जापान के द्वारा, उसी का बदला 1945 में लिया गया था। बर्न हार्बर के समय, इसकी कहानी आप पढ़िएगा कैसे हुआ था। बर्न हार्बर के समय रूजवेल्ट एक विकलांग व्यक्ति थे उस समय, मतलब वहाँ के कहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसी का बदला 1945 में अमेरिका ने जापान से लिया था। तो काफ़ी ये कहानी फेमस है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को आईएनए की कमान मिल जाती है। अब आईएनए की कमान मिलते ही सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया, जो कि एक जगह है सेंट कैथेड्रल हॉल। सेंट कैथेड्रल हॉल में इनको ये आईएनए की कमान सौंपा गया, जो कि सिनेमा घर था। अभी भी ये सिनेमा घर है वहाँ पे। तो यहीं पे उनको आईएनए की कमान सौंपी गई थी। अब आईएनए की कमान सौंपी गई थी, उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस आईएनए के मेन कर्ता धर्ता बन गए, जो आप लोग जानते हैं कि आईएनए सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आईएनए की कहानी थी, कैसे बना, किसके कौन बनाया, उसके बैकग्राउंड क्या था और कैसे इनको मिली आईएनए। फिर इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने वहीं लगाया। तो ये सिंगापुर की सब कहानी चल रही थी। इसी बीच अब ये उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस का युग आता है, वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कौन लोग, मतलब मेन ये कहानी जो घूम रही थी पूरा राज बिहारी बोस के आसपास घूम रही थी। और उसके बाद थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस भी आए, और बस तो इतनी थी आज की ये मतलब वीडियो और इस तरह कहानी। एक बार हम तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और कैसे आईएनए बना और कैसे सुभाष चंद्र बोस के हाथों में इसकी कमान आई। तो इस तरह एक बार हम फिर से थोड़ा समरी के रूप में बता देते हैं आपको ये कहानी। हुआ क्या, देखिए, सन 1886 में जन्म हुआ था राज बिहारी बोस जी का। बंगाल में हुआ, वो एक लिपिक थे। बाद में 1912 में बम हार्डिंग केस के मास्टरमाइंड थे। बाद में वो जापान जाते हैं। जापान में उनकी शादी हो जाती है एक जापानीज व्यवसायी के पुत्री के साथ। तो इस तरह से फिर उन्होंने मतलब वहाँ गए जापान में उनकी शादी हो जाती है व्यवसायी के साथ, उनकी पुत्री से। और राज बिहारी बोस को एक लड़का एक लड़की हुई, जो लड़का बाद में मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार में मारा जाता है। लड़की का ज़्यादा जिक्र नहीं है। 1923 में इनको नागरिकता जापान की मिल जाती है। तो कुल मिला के इनको जापानीज हो जाते हैं। फिर इन्होंने 1857 की क्रांति के हर साल वहाँ टोक्यो में आयोजन किया करते थे उनकी याद में। और ये टोक्यो में फिर थाईलैंड में 2 सभा करते हैं, एक मार्च 1942 में, एक जून 1942 में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। तो फिर क्या होता है कि राज बिहारी बोस वहाँ रहा करते हैं। और तब तक में बीच में एक सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह और जापानी सेना के बीच लड़ाई होती है। जब कैप्टन मोहन सिंह अंग्रेज़ों की तरफ से आए थे, तो फिर कैप्टन मोहन सिंह को जापानीज लोग ऑफ़र देते हैं कि आप बंदी बन के रहना चाहते हो कि या फिर आप सेना अध्यक्ष बन गए। तो सेना अध्यक्ष आईएनए बन गए थे। तो 1942 में आईएनए की स्थापना की सिंगापुर में। कैप्टन मोहन सिंह ने लगभग 1,90,000 सैनिक थे, कुल मिला के 1 लाख या फिर 90,000 ऐसा। तो फाइनली फिर बाद में थोड़ा कुछ कहा-सुनी हो जाती है, तो कैप्टन मोहन सिंह को अलग कर लिया जाता है, मतलब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर राज बिहारी बोस को वहाँ पे दे दिया जाता है आईएनए का कमांड। फिर कैप्टन राज बिहारी बोस जी फाइनली जब बूढ़े हो जाते हैं, तो
सुभाष चंद्र बोस को तार भेज के बुला लेते हैं, बोलते भाई अब आप इसको संभालो। INA की कमान सेंट कैथेड्रल हॉल जो कि सिंगापुर में है, वहाँ पे 1942 मतलब 1942 नहीं, उसके आसपास सेंट कैथेड्रल हॉल में दिल्ली चलो और तुम मुझे खून का दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगवाया। और यहाँ पे 4 जुलाई को कमान अपने हाथों में INA का ले लिए। फिर उसके बाद जो हुआ आपको सब मालूम है। 1947 तक भारत की कैसी चलती रही संघर्ष की कहानी, ये बाद में हम कभी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।